आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले यही डिस्कस कर रही थी कि आज हमारी जो हम पहली हदीस करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, वो 700th हदीस है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ रिकॉर्डिंग्स में चल रहे हैं या लाइव जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी साथ साथ चल रहे हैं। सो माशाल्लाह माशाल्लाह हम अल्लाह ताला के फजलो करम से 700 अहादीस हम आज पूरी कर लेंगे, और तकरीबन आधी से ज़्यादा हम ये किताब कर चुके हैं। सो अब आप समझें कि एक वो जो चढ़ाई का सफ़र होता है, एक पहाड़ होता है ना, एक पहाड़ को चढ़ के उतरना है, तो जो चढ़ाई का सफ़र है वो टॉप पे पहुंच के आधा हो जाता है और फिर नीचे उतरना होता है। तो हम तकरीबन टॉप से अब लाइक डाउन हिल अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है किताब को ख़त्म करने की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 700 जो हदीस है वो हमारी कवर हो जाएंगी। और वैसे हम 5 हदीसें आज कवर करेंगे। क्लास आज की थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज जो हदीस हमारे पास हैं वो छोटी हदीस हैं। छोटी से मुराद ये कि रूलिंग्स जो हैं वो उसकी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और वही रूलिंग्स क्योंकि रिपीट होंगी तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको बॉक्सेस वाली स्लाइड्स नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि वो बॉक्सेस वाली स्लाइड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ अपने पीडीएफ देखिएगा आप लोग। 700 जो हदीस है आज हमारे पास वो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड ही चल रही है। जो हमने कल, आपको याद होगा कि रिबवी आइटम्स को कवर किया था, और 6 आइटम्स थे। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जिसमें गोल्ड सिल्वर था, व्हीट यानी गंदम, बार्ले यानी जौ, नमक और डेट्स यानी खजूर, ये 5, और छठा जो है नमक था। ये आइटम्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी, और हमने कल ये डिस्कस किया था कि इसमें उलमा का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये 6 आइटम्स एज इट इज़ 6 ही होंगे। और जो हम जो मैंने आपको नोट एक्सचेंज करने, अगर आपको याद हो हमने शुरू में बात की थी कि जो ईदी के नोट होते हैं उसमें अगर आप 1000 रुपए दे के और 800 रुपए के नए नोट ले रहे हैं तो ये सूद होगा। अब ये कैसे सूद होगा, क्योंकि ये जो रिबवी आइटम है उसके अंदर करेंसी की तो बात नहीं हो रही। देखें, गोल्ड सिल्वर, व्हीट बार्ले, और जो डेट्स हैं और सॉल्ट है। तो मैंने आपको कल ये बात की थी कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो आइटम्स 6 के 6 कहे गए हैं सिर्फ इन्हीं के अंदर इक्वल क्वांटिटी में एक्सचेंज होना चाहिए। यानी अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बराबर की क्वांटिटी और क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी आइटम्स हैं उसके ऊपर ये सूद वाली चीज़ नहीं लगती। बट जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, वो ये कि इन चीज़ों की क्वालिटी जो है, यानी उस ज़माने में ऑब्वियसली यही चीज़ें ज़्यादा होती थी। वीट एक ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव चीज़ समझी जाती थी, लग्जरी होती थी, क्योंकि उस ज़माने में मक्का मदीना और जो अरेबियन पेनिनसुला था वहाँ पर डेट्स ज़्यादा स्टेपल फूड थी और वीट एक्सपेंसिव होती थी। इसके अलावा आज हम एक हदीस पढ़ेंगे जिसके अंदर बार्ले का जिक्र है कि जो स्टेपल फूड होता था उस ज़माने में, लोगों के पास रोटियां जो थी वो जौ की इस्तेमाल होती थी। ठीक है। सो इसमें जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि इन आइटम की क्वालिटीज जिन चीज़ों पे लगेंगी, जैसे हमने कल भी बात की थी कि चावल जो है वो भी स्टेपल फूड है, लिहाजा चावलों की एक्सचेंज के अंदर भी यही मैटर ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी तरह दालों के अंदर भी किया जाएगा। तो लिहाजा जो कल की वो जो सारी सिचुएशन थी उसको याद रखिएगा, और वही चीज़ फिर हम आज अब आगे हदीस के अंदर पढ़ेंगे। और जो पैसों वाली बात थी वो इसलिए 100 रुपये 1000 रुपये के नोट में, जो ईदी के नए नोट आप लेते हैं लोगों से, जो बैंक से मिलेंगे, बैंक से तो आपको सेम उस पे मिल जाएंगे, लेकिन बाहर से अगर आप किसी से कह के मंगवाते हैं तो वो आपको 200 रुपये अपना मार्जिन रखता है उसके ऊपर। ऑल्दो के जो पैसे हैं वो रिबवे आइटम के अंदर हदीस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो एज अ करेंसी यूज होता था उस जमाने में, पुराने ज़माने में, क्योंकि दिरहम दिनार जो है वो करेंसी होती थी। सो लिहाजा वहां से रूलिंग डिराइव होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चावल दालों की मैंने आपको रूलिंग कही कि क्योंकि वो स्टेपल फूड है, उनकी रूलिंग वीट बार्ले से ड्राइव हुई। सिमिलरली इसी तरह गोल्ड सिल्वर क्योंकि करेंसी होती थी उस जमाने की, सो करंट दौर में गोल्ड सिल्वर सिल्वर एक मेटल के तौर पे, एक एक्सपेंसिव प्रेशियस मेटल के तौर पे काउंट होता है। लेकिन वो जो करेंसी वाली वाली रूलिंग थी वो आज के दौर में भी करेंसी में ही अप्लाई होगी। और हमने ये बात की थी कि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी या जो भी आपकी नेटिव करेंसी है उसको अगर पुराने और नए नोटों को एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप सेम क्वांटिटी लेंगे। लेकिन अगर आप
डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी कर रहे हैं, जैसे आपने कहीं ट्रेवल करना है और फॉरेन एक्सचेंज लेनी है, उस केस में हमने ये बात की थी कि जैसे गोल्ड और सिल्वर का डिफरेंस आता है, कि अगर आपने, कल भी मैंने आपको बताया था कि 2 तोले अगर गोल्ड है और उसमें 10 तोले या 20 तोले अगर सिल्वर आ रहा है तो ये जायज़ है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दो सेपरेट कमोडिटीज़ है। सिमिलरली अगर आप डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी या डॉलर वर्सेस इंडियन करेंसी या बंगाली करेंसी या दिरहम या जो भी आप ले रहे हैं, रियाल ले रहे हैं या पाउंड्स ले रहे हैं, तो वो डिफरेंस परमिसिबल है। ऑल्दो कि वो दोनों करेंसी है, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी है और उनकी वर्थ डिफरेंट है। इसलिए उन दोनों में, यानी अगर $1 जो है वो पाकिस्तानी 280 रफली रुपीस का है, तो अगर आप ये डिफरेंस देखें कि 1:280 का डिफरेंस है, तो ये जायज़ इसलिए है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट करेंसीज हैं। बट हमने इस पे आपको जो रूलिंग बताई थी वो ये बताई थी मैंने आपको, कि अगर आप डिफरेंस इन करेंसी को, यानी पाउंड वर्सेस पाकिस्तानी रुपीस या डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपीस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये परमिसिबल है, विद वन कंडीशन, कि ये जो एक्सचेंज है ये ऑन स्पॉट होना चाहिए, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है। इसको ड्रैग नहीं करना आपने, डिले नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये मैंने आपको क्विक रिव्यू दे दिया है। अब हमारे पास हदीस नंबर 700 जो है वो अबू सईद अल खुदरी और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर पर आमिल मुकर्रर किया। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत उम्दा खजूरें लेकर हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त फरमाया, क्या खैबर में पैदा होने वाली सब खजूरें इसी तरह की होती हैं? उसने अर्ज किया, नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम हम दूसरी खजूरें 2 सा, अब सा आपको याद है कि आपका एक वॉल्यूम का यूनिट था, और मैं आपको रिमाइंड करा दूंगी कि ये सा क्या था। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको, जो हमने पानी का बयान और वजू की जो पूरी डिटेल्स पढ़ी थी उसके अंदर आपने ये पढ़ी थी, मैं आपको नए स्टूडेंट्स को दोबारा ये बता दूंगी कि क्या होते हैं। तो अच्छा जी, वो कह रहे हैं खुदा की कसम हम दूसरी खजूरें 2 सा और कभी कभी 3 सा देकर ये खजूरें 1 सा लेते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, घटिया खजूरों को दराहिम के एवज फरोख्त करके उम्दा और अच्छी खजूरें भी दरहमों के एवज खरीदो। और फरमाया, तोलने वाली अशिया भी इसी की मानंद है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है ये, यानी मुतफक्कुन अलैह। और मुस्लिम में है कि तोल में भी इसी तरह। अच्छा, अब ये इवेंट क्या है? ये इवेंट ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक शख्स था उसको खैबर का, आप समझे कि हेड होता है, या जो उनके सारे जो मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, उसके ऊपर उनको लगाया। और जैसे आपको पता है कि खैबर को जब एरिया फतह हुआ था तो यहूदियों के साथ डील ये हुई थी कि वो जो भी जो उनकी वहाँ पर, क्योंकि वो बड़ी जरखेज ज़मीन थी और वहाँ पर खजूरों के बागात थे, तो उसके अंदर मुसलमानों ने ये कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा था कि आप अपनी खेती बाड़ी करें और जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसमें फिर आप मुसलमानों को हिस्सा देंगे, ठीक है। शेयर एक परसेंटेज डिवाइड हुई थी। सो बेसिकली ये जब साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने गिफ्ट में ऐसे वहां से जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी अच्छी क्वालिटी की खजूरें लेके आए। अब ऑब्वियसली क्योंकि उस जमाने में खजूरें एक, आप समझें कि बड़ी एक लग्जरी और एक ने स्टेबल फूड भी था, और जो जितनी भी आप समझें कि गिफ्ट देना और ये सारी चीज़ें खजूरों की फॉर्म में बड़ा इसको अच्छा समझा जाता था, तो वो गिफ्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत आला क्वालिटी की खजूरें लेके आए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या वहाँ पर हर जो खैबर है, क्योंकि ऑब्वियसली जरखेज एरिया था, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या वहाँ पर सारी खजूरें इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं? इस पे उन्होंने फिर जवाब दिया कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि नहीं, हम जो थोड़ी लो ग्रेड क्वालिटी है जो खजूरें हैं वो दे के, कभी कभी 2 सा और कभी कभी 3 सा दे के 1 सा, यानी आप, अगर मैं आम अल्फाज में आपको बताऊं कि रफली अगर कहें तो 2 किलो खजूर पुरानी देकर और 1 किलो नई, ये जो अच्छी वाली खजूर है ये ले रहे थे, या कभी कभी 3 किलो भी देते थे। अब सा जो है ये एक वॉल्यूम का यूनिट है, ये वेट का यूनिट नहीं है। जो हम किलो और ग्राम्स की बात करते हैं ये वेट के यूनिट है। वेट का मतलब है वजन, और जो वॉल्यूम होता है वो हजम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे होता है? वेट और वॉल्यूम का आपको मैं फ़र्क बता दूं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उनको। वेट क्या होता है कि जैसे आप समझें कि जो आपके जूते होते हैं, जूते अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और आपने बैग के अंदर चीज़ें रखनी है, अपने जो सूटकेस है उसमें चीज़ें रखनी है, तो आप ये समझें कि आपके जो लॉन्ग बूट्स हैं या कोई लेदर के बूट्स हैं या जो स्नो में चलने वाले बूट्स होते हैं, आपने देखा है उनका जो नीचे से बेस होती है, या जो उसका तल्ला जिसको उर्दू में कहते हैं, वो मोटा होता है, ठीक है। जो उसका सोल होता है वो मोटा होता है, सो वो हैवी होते हैं बूट्स, ठीक है। उनका वजन ज़्यादा होता है। जब आप होते छोटे साइज़ के हैं, यानी आपका जो भी जूते का नंबर है, 9
नंबर 10 नंबर वो होता है, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तो आप उसको वजन फील करेंगे, वो भारी होते हैं। ठीक हो गया। तो ये होता है वेट, यानी आप उसको अगर स्केल पे रखेंगे तो वो होंगे छोटे से, लेकिन जब आप स्केल पे रखेंगे तो हो सकता है वो 8-10 किलो के जूते हों, या मैंने कभी वेट नहीं किए जूते, लेकिन नॉर्मली जो इस तरह के स्नो बूट्स होते हैं वो हैवी होते हैं वेट में। अच्छा, ये इसी के बरक्स अगर आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त सी जैकेट है, पफर जैकेट है, या आपकी कोई बड़ी मज़ेदार किस्म की वूल की स्वेटर है, जो कि देखने में बहुत और फील करने में बहुत गर्म है, आप उसको फोल्ड करते हैं, लेकिन जब आप उसको विंग स्केल पे रखते हैं तो वो वॉली उसका आप समझे वजन कुछ नहीं आ रहा होता, फ्यू ग्राम्स उसका वजन आएगा। लेकिन जब आप उसको अपने सूटकेस में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो पफर जैकेट या वो जो स्वेटर है वो जगह बहुत ज्यादा घेर रही है। यानी जूते जो हैं वो भारी थे, उन्होंने एक कोने में जगह रखी, लेकिन वेट उन्होंने, अगर 20 किलो आपकी गुंजाइश है तो उन्होंने 6-8 किलो उन जूतों ने ले लिया वेट। जबकि जो स्वेटर या पफर जैकेट थी उसका वेट बहुत कम था, लेकिन उसने सूटकेस में जगह बहुत ज़्यादा घेरी। तो जो जगह ज़्यादा घेर रहा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और वेट कम है, ठीक है। और जो वेट जिसका ज़्यादा है, जूतों का वेट ज़्यादा था लेकिन उन्होंने जगह कम घेरी, उनका वॉल्यूम कम है। तो ये वेट और वॉल्यूम का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो सा है वो बेसिकली समझें कि वो वॉल्यूम का यूनिट है। यानी आप अगर जो सा है वो क्या होता है, 4 मुद। मुद क्या है कि आप और मैं, अगर आप अभी मेरा लेक्चर सुनते सुनते अपनी दोनों हथेलियों को, जैसे हम चुल्लू बनाते हैं पानी पीने के लिए, अगर उस तरह आप जोड़ें तो ये आपका, जैसे या दुआ मांगने के लिए जैसे आप जोड़ते हैं हाथ, तो उस तरह अगर आप जोड़ें तो ये एक मुद है। यानी 1 स्कूप फुल ऑफ हैंड जो है ना, वो आपका एक मुद होता है। और 4 मुद यानी इस तरह के 4 चुल्लू आप भर के जब कोई चीज निकालें, जैसे चावलों का ढेर है उसमें से आप 4 चुल्लू इस तरह भर के निकाल के साइड पे रखें, तो ये एक सा होगा, ठीक है। लेकिन जो 1 सा ऑफ राइस है उसका वेट अगर आप करें तो वो डिफरेंट होगा 1 सा ऑफ खजूरों से। यानी खजूर जो है उसका अगर आप इस तरह 4 अपनी मुट्ठी भर भर के लें, चुल्लू भर भर के लें और उसका वजन करें तो वो एक डिफरेंट होगा। और अगर आप यही चने की दाल का लें तो उसका वजन फर्क होगा। यानी आप वॉल्यूम में मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये सा जो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 4 चुल्लू भर के आपने कोई चीज़ दी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो हमारे पास, तो हम 2 या 3 सा जो है वो देते हैं इन एक्सचेंज फॉर 1 सा ऑफ गुड डेट्स। इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि डेट्स जो है वो रिबवी आइटम है, ठीक हो गया। रिबवी आइटम जो है उसके अंदर अगर आपने एक्सचेंज करना है तो आप एक्सचेंज सेम क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। ज़रूरी है कि सेम क्वांटिटी करें। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी हमने चावलों की भी बात की थी और इसी तरह हमने वीट की भी बात की थी कि अगर आपने अगर क्वांटिटी ज़्यादा कर दी आगे पीछे की, तो जिसने, हमने कल हदीस पढ़ी थी कि जिसने ज़्यादा रिसीव किया या जिसने ज़्यादा दिया, वो दोनों सूद के अंदर इन्वॉल्व हो गए, ठीक हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। और इससे हमें एक और चीज़ क्या पता चलती है, रूलिंग एक रूलिंग तो ये पता चलती है कि आपने जो डेट्स या इस तरह की जो भी आइटम्स है, अगर आप वो एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे गोल्ड पे भी मैंने आपको कल समझाया था, तो आप उसको सेम, गोल्ड के केस में स्पेशली क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इसलिए सेम होनी चाहिए क्योंकि आपकी अगर 18 कैरेट और 24 कैरेट है तो उसके अंदर गोल्ड की जो परसेंटेज है वो ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। 18 कैरेट के अंदर गोल्ड की परसेंटेज कम होगी, कॉपर या दूसरे उन्होंने उसके अंदर मिक्स किए होते हैं, एक समझे के डाइल्यूशन की होती है, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है गोल्ड के केस में सेम होनी चाहिए। लेकिन जैसे खजूरें हैं या इस किस्म की चीज़ें, इसमें आपकी वजन या जो आपने जिस तरह वॉल्यूम मेजर किया, मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें ये समझ आई कि अगर आप किसी शख्स को कोई चीज़ एडवाइस कर रहे हैं कि ये नहीं करना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको पहले तो मना किया कि ये नहीं करना क्योंकि ये सूद है, और उसके साथ उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया। यानी अक्सर इस तरह होता है कि हम जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज होते हैं या इवन जो बहुत सारे उलमाए कराम हैं, वो अगर कोई शख्स आम लेमैन आता है तो वो उसको किसी चीज़ से, ऑब्वियसली शरई तौर पे जो चीज़ मना है उससे मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक सिचुएशन ये मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आपने हदीस पीछे पढ़ी होंगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया तो उसका हल भी बताया कि अगर ये नहीं करना तो फिर सही क्या है वो भी बताया। और मल्टीपल हम पीछे हदीस के अंदर थ्रू आउट द बुक ही देख देख चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेस्ट टीचर होने का सबूत दिया कि उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, मिनिमम वर्ड्स के अंदर एजुकेट किया, छोटे जवाब के अंदर उनको बहुत सारी डिटेल बता दी, और प्लस ये कि मसले से अगर रोका तो मसले का हल भी बताया कि ये करना है। और यहाँ पर मसले का हल उन्होंने क्या बताया कि अगर ऐसा करना हो कि अगर सस्ती क्वालिटी की चीज़ करके तुम्हें एक्सचेंज करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए, तो पहले सस्ती वाली बेचो,
उससे जो तुम्हारे हाथ में पैसे आए उससे तुम अच्छी वाली खरीद लो। और यही चीज मैंने आपको कल गोल्ड में भी सिखाई थी कि गोल्ड के अंदर अगर आप अपना जो जहेज वाला सेट है वो बेच के अपनी बेटी के लिए नया सेट बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज ना करें, क्योंकि उसके अंदर देखें, नॉर्मली जो खवातीन हैं या जो नॉर्मल डीलर हैं, जो सॉरी आम लोग हैं, उनको ज्वेलर्स जो है वो बहुत चालाक होते हैं। और हमेशा देखिएगा कि चाहे आप सोना खरीद रहे होते हैं चाहे सोना आप बेच रहे होते हैं, दोनों केस में फायदा ज्वेलर का ही हो रहा होता है, आपका नहीं हो रहा होता। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि आप कोई चीज़ बेचने जाएं तो उसके अंदर वो बड़ी एक चीज़ होती है, कटौती का वर्ड वो यूज़ करते हैं कि जी इसमें इतने टांके लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कटेगा, स्टोन्स भी। अब स्टोन वाली एक और हदीस भी आगे आएगी, हम इसको बड़ी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो इन दैट केस कोशिश ये करें कि अपने आप को सूद से बचाएं, और आसान हल ये करें कि पुरानी चीज़ दें और बेच के उसके पैसे लें, और उस पैसों से फिर आप नई चीज़ खरीद लें। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हल भी बता दिया। और साथ में ये बात भी बताई कि जो भी चीज़ वेट के साथ मैयर होगी, उसके केस में आपने अगर क्वालिटी डिफरेंट भी है, जैसे कि यहाँ पर खजूरों के केस में परमिसिबिलिटी थी, पैसों के केस में इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पैसों के केस में ऑब्वियसली आपकी जो सॉरी जो गोल्ड के केस में, उसको मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड के केस में क्वालिटी इसलिए फ़र्क होनी नहीं चाहिए एक्सचेंज में, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड की डाइल्यूशन का मसला पड़ जाता है। ठीक है ना, यानी 18 कैरेट और 24 कैरेट की अगर क्वालिटी दो दो तोले क्वांटिटी बराबर भी है, तो क्वालिटी सेम इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि गोल्ड एक्चुअली क्वांटिटी में उधर कम होगा। सिर्फ अगर आपकी कैरेट के अंदर फर्क होगा तो सिर्फ क्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा, क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी खजूरें दे के नई खजूरें लेना जायज़ है, अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर हो, यानी जो वेट है वो बराबर हो। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी पागल तो नहीं है कि वो आपको 1 किलो पुरानी खजूरें लेके और आपको 1 किलो नई खजूरें दे देगा। तो उसका हल ये है कि आप पुरानी खजूरें या जो भी चीज़ आप बाय वेट पुरानी, जैसे चावलों की हमने बात की थी कि बासमती चावल जो है वो डेफिनेटली महंगा होता है, और जो आपका टोटा चावल होता है जो टूट जाता है जिसका दाना, वो अलग से बिकता है और वो सस्ता होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्ता वाला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिलीज होती हैं तो उनको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो इन दैट केस अगर आप अपना 1 किलो टोटा चावल 1 किलो बासमती से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट परमिसिबल। सॉरी, दिस इज़ परमिसिबल, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि बासमती के रेट ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि अपना टोटा चावल पहले बेचें, बेच के जो पैसे कैश में आपके पास आए, वो पैसे से आप बासमती जितना आता है वो खरीद लें। लेकिन आपको अगर कोई बहुत अच्छा कोई कहीं पर ऐसी डील मिल जाती है कि आप 1 किलो टोटा चावल दे के 1 किलो बासमती ले सकते हैं, तो क्वालिटी का फर्क का मसला नहीं है इधर। इधर आपकी सिर्फ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक होगी, एक्सचेंज की बात हो रही है, अदरवाइज सिंपल आपको हल बता दिया गया। ठीक हो गया। सो इस हदीस के अंदर ये बात, ये दोनों सहाबी जो हैं इन्होंने सेम हदीस नरेट की है, और इधर से आपको वो कंफर्मेशन मिल गई कि हम क्वालिटी के डिफरेंस एक्सेप्टेबल है इस चीज़ में, लेकिन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अगली हदीस पे। 701, अब आगे की जो चार हदीसें हैं 704 तक आज हम करेंगे, क्योंकि 705 पे एक नई थोड़ी सी इंट्रोड्यूस होगी चीज़, तो हम वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। 701 जो है वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के किसी ऐसे ढेर को जिसका नाप ना किया गया हो, खजूरों के मुअय्यन माप के बदले में फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। मुस्लिम की यह हदीस है। अगेन, आपने शायद मंडी में और किया हो, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में ऐसे होता है, या अगर जो सस्ती मार्केट्स होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना वो ढेर सा लगा होता है, और लोग जो हैं वो एक चादर बिछा के उसके ऊपर, स्पेशली रमज़ान के करीब, खजूरें या इस तरह के फालसे आपने देखे होंगे, रेडी के ऊपर ढेर लगा होता है, जामनों का ढेर लगा होता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ढेर लगा के वो बैठे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है कि अब लेट्स अज्यूम के कोई जो है वो खजूरों का, जैसे रमज़ान के करीब अक्सर होता है कि रेडियों पे वो ढेर लगा होता है और खजूरों का एक पाइल होता है। अब आपको वो हदीस भी याद होगी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनाज के ढेर में हाथ डाला था तो अंदर से वो गीला था और ऊपर से वो खुश्क था। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो ढेर जाते हैं देखने, वो ऊपर से बड़ी उसमें अच्छी अच्छी खजूरें सजी होती हैं और अंदर जो है वो ख़राब ख़राब होती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना ये कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन क्वांटिटी की बात आ रही है कि अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक, अगर आपके पास, यानी आपके पास जो है वो 10 किलो खजूर है, और आप कहते हैं कि ये जो रेडी पे बिक रही है मैं इसके साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि रेडी वाली ज़्यादा अच्छी है और मेरे पास जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये रेडी वाली जो है ना इससे एक्सचेंज कर लेता हूँ, इससे बात कर लेता हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि मेरी 10 किलो खजूर ले लो और ये जो रेडी पे जितनी खजूर है ये मुझे दे दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये चीज़ ना करो। उसकी रीज़न क्या है कि रेडी वाली जो है वो नापी भी नहीं है, वो उसके पास ढेर है। आपके लिए
अननोन वर्सेस नोन को करना परमिसिबल नहीं है। यानी आपके जो अपनी खजूर है वो तो नापी हुई है 10 किलो, लेकिन जो रेडी पे पड़ी है वो ढेर है। वो ढेर 5 किलो भी हो सकता है, वो 12 किलो भी हो सकता है, वो 3 किलो भी हो सकता है। आपको पता नहीं है कितने का है। तो या तो आप पहले उसको नपवाएं अपने सामने, ठीक है, वो जो सेलर है वो आपको पूरा नाप के दे। और अगर आपके पास 10 किलो है तो फिर आप उसको 10 किलो के एवज ही एक्सचेंज कर लें। ठीक है, यानी अगर उसकी खजूर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको कहें कि भाई इसमें से 10 किलो मेरी 10 किलो के साथ एक्सचेंज कर लो। लेकिन अगर आप उसके पास कोई वेइंग स्केल ही नहीं है, या वो कहता है कि भाई ये पूरी रेडी ले लें आप, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपकी क्योंकि क्वांटिटी मयर्ड है तो आप उसको एक्सचेंज मयर्ड क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पूरी रेडी मुझे दे दो। ठीक हो गया। सो यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है कि अगर तुम्हारे पास नोन क्वांटिटी है और उसको एक्सचेंज करना है एक अननोन क्वांटिटी के साथ, तो वो परमिसिबल नहीं है। आप पहले उसको नपवा लें, और नपवा के फिर जितनी आपके पास क्वांटिटी है आप उसके हिसाब से उसको एक्सचेंज कर लें। ठीक है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, छोटी सी एक दोबारा से आपको एक रिमाइंडर दिया गया क्वांटिटी को लेके। अच्छा जी, अब 702 हमारे पास आ गई। मामर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। आ, मैं उनको ये फरमाते सुना करता था कि ताम यानी अनाज ताम के बदले एक ही किस्म का हो। इन दिनों हमारा ताम अनाज जौ होता था। मुस्लिम की है। अच्छा, अब इसमें फूड का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि अच्छा जी ये जो है ना बिरयानी बिरयानी के बदले और कीमा कीमा के बदले। ये नहीं, फूड का मतलब यहाँ पर स्टेपल फूड है, यानी अनाज की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो पीछे हमने बात की थी कि जो स्कॉलर्स का डिफरेंस है, कि जो वीट बार्ले है इसके अलावा जो एक ग्रुप ने हमने ये बात की थी कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर ये कहते हैं कि ये जो 6 रिबवी आइटम हैं इन्हीं के ऊपर सिर्फ रिबा लगता है, यानी इन्हीं की एक्सचेंज में बराबरी जरूरी है, अदरवाइज बाकी इससे एक्सेप्शन है। लेकिन जो अथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि जो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा स्टेपल फूड की कैटेगरी में, उसके अंदर एक्सचेंज के अंदर सेम रिबवी आइटम वाला ही जो रूलिंग है वो लगेगी। सो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो अनाज है यानी स्टेपल फूड है, उसकी जब एक्सचेंज हो तो सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। यानी यहाँ पर क्वालिटी का जिक्र नहीं किया गया, उनकी मिकदार की बात हो रही है कि वो एक्सचेंज अगर आप करना है तो सेम क्वांटिटी में करें। और वो ये बता रहे हैं कि उस जमाने में हमारा जो स्टेपल फूड होता था वो जौ होता था। ठीक है, जौ अभी भी बहुत सारी जगहों पर बड़ा स्टेपल फूड है, क्योंकि जौ की जो मेडिसिनल वैल्यू है या जो उसके फवायद हैं वो बहुत ज़्यादा है। और अब टेक्निकली थोड़ा सा मसला ये भी हो गया कि जो वीट है हमारे पुराने बचपन में, या शायद हमारे मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था, उसमें देसी गंदुम आती थी। अब जो है वो जो गंदुम आ रही है वो आ रही है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड गंदुम जो है वो ऑब्वियसली आपकी क्योंकि यील्ड बढ़ाने के लिए ज़्यादा उसमें आप समझें कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की आपको लोगों के दरमियान ग्लूटेन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आने लग गया है, जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फ्लेमेशंस बॉडी में होने लग गई हैं। तो वीट का इसमें एक बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि जिस भी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, यानी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, तो उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए अक्सर जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। और साइंटिफिक मेथड फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है यानी जो फसल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल तरीके से जब भी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स फिर हम आने वाली नस्लों के अंदर देखते हैं। तो अभी भी जो जौ है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी वीट की है, सो जौ इज़ प्रोबेबली अभी भी मोर खालिस देन वीट। सो लिहाजा जौ की उस ज़माने में भी और अभी भी जो लोग ज़रा डाइट कॉन्शियस होते हैं वो जौ को जौ बेसिकली जौ इज़ बार्ले और ठंडी भी होती है। और जो जई होता है वो ओट होता है, तो ओट्स और बार्ले जो है ये अभी भी काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी काउंट होते हैं। सो वो ये बता रहे हैं कि उस जमाने में हमारा जो स्टेपल फूड था वो बार्ले था। और यहाँ से हमें एक और भी चीज़ ये पता चलती है कि क्योंकि बार्ले के बारे में हो रही है, तो बार्ले से हमने ये बात की कि जो भी स्टेपल फूड होगा यानी चावल है, तो चावल के अंदर भी डिफरेंस ऑफ वेट परमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी जो वीट है या बार्ले है या राइस है या दालें, उसमें डिफरेंस ऑफ वेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीट को राइस के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्योंकि दो डिफरेंट कमोडिटीज हो गई, उसमें गोल्ड और सिल्वर वाली रूलिंग लगेगी कि उसमें अगर डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जो आपको अगेन एक रिमाइंडर हो गया कि स्टेपल फूड के अंदर भी अगर आप सेम चीज़ कर रहे हैं एक्सचेंज, तो उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस केस में फिर क्वांटिटीज फर्क हो सकती हैं।
अच्छा जी, अब अगली हमारे पास हदीस आ गई 703। 703 हमारे पास हजरत फदाला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनसे रिवायत है कि मैंने खैबर के रोज एक हार 12 दिनार में खरीदा। इसमें सोना और पत्थर के नगीने थे। मैंने इनको अलग कर दिया तो मैंने इसमें से 12 दिनार से ज्यादा सोना पाया। मैंने इसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इनको अलग अलग ना कर लिया जाए फरोख्त ना किया जाए। मुस्लिम की यह हदीस है। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है और इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज छुपी हुई है, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर होगी। देखें, एक तो ये कि वो कह रहे हैं, जो सहाबी हैं वो कह रहे हैं कि जो खैबर की ऑब्वियसली जो बूटी थी, यानी जिसको हम कहते हैं माले गनीमत, उसमें से फिर सहाबा कराम जो है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट की गई चीजें। तो उसमें कोई गोल्ड का हार था जो नेकलेस था, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रेशियस स्टोन हैं वो लगे हुए थे। उन्होंने वो हार खरीदा 12 दिनार का। ठीक है, 12 दिनार का उन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद जब उन्होंने उसकी जेम्स और स्टोन्स निकाल के उसको वेट किया, तो वो गोल्ड जो है वो उन्होंने पाया, मतलब उसका जो वेट था वो एक्चुअली 12 दिनार से ज्यादा उसकी कॉस्ट बनती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, बेसिकली कि ये रिबा है। अब ये रिबा कैसे है? रिबा ऐसे है कि यहाँ पर अगर आप एक वर्ड नोट करें कि उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा कर्सर देखें, 12 दिनार। दिनार क्या है? दिनार एक तो करेंसी है, और दिनार किसका बना होता था? गोल्ड का बना होता था। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप रैंडमली इस हदीस को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा 12 दिनार का उन्होंने खरीदा था, यानी आपको एक माइंड में आएगा कि अच्छा 12 रुपए का उन्होंने खरीदा था, और उसके बाद जब उन्होंने गोल्ड निकाला तो गोल्ड की वर्थ ज्यादा थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो टेक्निकल बात है वो ये कि उन्होंने 12 दिनार का खरीदा, तो दिनार इटसेल्फ गोल्ड के होते थे। तो 12 दिनार का मतलब है कि 12 जो भी अशरफियां थी वो गोल्ड की थी, जिसके एक्सचेंज में उन्होंने गोल्ड खरीदा था। सो क्या हुआ कि गोल्ड के एक्सचेंज में, जब गोल्ड, हमने क्या बात की थी कि गोल्ड के एक्सचेंज में अगर आप गोल्ड लेंगे तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने खरीदा तो 12 दिनार, यानी जो क्वांटिटी होगी गोल्ड की 12 दिनार, 12 अशरफियों के अंदर जो गोल्ड था उसके हिसाब से जो नेकलेस था उसमें गोल्ड ज्यादा था। सो क्या हुआ? ये रिबा हो गया, क्योंकि जो गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज हुआ है उसके अंदर जो उनको मिला उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। और पीछे हमने हदीस में पढ़ा था कि जो ज्यादा देगा या ज्यादा लेगा वो रिबा में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बता रहे हैं कि अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम, अगेन वो उनको सोल्यूशन बता रहे हैं कि ठीक है अब तो ये हो गया, क्योंकि वो 12 दिनार का उन्होंने खरीद लिया था। अब जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हल ये बताया कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह बेचना हो या खरीदना हो तो जो जेम्स हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको अलग करके सिर्फ गोल्ड का वेट तुम्हें पता होना चाहिए, और उसकी ऊपर तुम जो पेमेंट है वो करो। तो ये बड़ा टेक्निकल सा मामला इसलिए है क्योंकि वैसे तो खैर अगर हम देखें तो जो इंडिया पाकिस्तान है उसके अंदर आप बाहर के मुल्कों का मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी चीज़ सेल नहीं करके देखी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर आप सेल करने लेके जाएं तो वो ऑलरेडी सबसे पहले जितने पर्ल्स उसमें लगे होते हैं, या वो आप जो भी उसके अंदर स्टोन्स, रूबी वगैरह लगा हुआ है, जिरकॉन लगा हुआ है, वो सब निकाल के उसको बाहर कर देते हैं, और बाहर करके उसके बाद वो गोल्ड का वेट करते हैं, और गोल्ड का वेट करके आपको बताते हैं कि ये इतने ग्राम्स है और इसका ये प्राइस बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि उस वक्त वो आपको क्या करते हैं, वो उस जो जो भी आपने नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, या जो भी आपकी रिंग है, ब्रेसलेट है, उसको वो यूजुअली वे करते हैं, स्टोन्स जो हैं वो भी गोल्ड के रेट में ही लगा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम ज्वेलर्स हैं जो कि आपको अलग अलग बताते हैं कि जी जेम्स का वेट इतना है, रसीद के ऊपर अगर आप देखें, और गोल्ड इतना है और फला चीज़ इतनी है। अदरवाइज मेजोरिटी ज्वेलर्स क्या करते हैं कि जब वो सेल करते हैं तो वो अपने जो प्रेशियस स्टोन है उसको भी गोल्ड की प्राइस में ही लगाते हैं, और वो जब आप बेचने जाएं तो फिर वो सबसे पहले नग निकाल के साइड पे कर देते हैं। तो दिस इज नॉट परमिसिबल, यानी आइडियली जो है वो आपका जो जेम्स हैं वो खरीदते हुए भी बेचते हुए भी उसका वेट अलग होना चाहिए, और जो गोल्ड है उसका वेट अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ताकि जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपको पता हो कि मैं कितने ग्राम्स परचेज कर रहा हूँ। और बहुत सारे जो ज्वेलर्स जो कि एक्चुअली इन चीज़ों को सेपरेटली लिखते हैं और उसको हिसाब भी लगाते हैं, उसमें उनकी रसीदें अगर आप देखें तो उस पर लिखा होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं उनको जो जहेज में ज्वेलरी मिली होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी रसीदें आप ज़रूर साथ रखें, अगर मिल जाए आपको रसीद। उसकी रीज़न ये है कि अगर जो रसीद है उसका ज्वेलर जो है वो अगर तमीज़दार होगा तो उसने उसके ऊपर गोल्ड का वेट लिखा होगा। तो बाय द टाइम फिर आप जब अपनी ज़कात कैलकुलेट करेंगी तो आपको पता होगा कि मेरे पास एग्जैक्टली कितना गोल्ड है, क्योंकि आप सारी रसीट्स के ऊपर से गोल्ड का वेट देख के ऐड कर लेंगी। और आपको पता है कि प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर ज़कात नहीं होती, सिर्फ आपकी गोल्ड पे ज़कात है। तो जो गोल्ड है
और ये अगेन हमने ज़कात वाले सेक्शन में डिस्कस किया है कि अगर आप प्रेशर स्टोन्स की बिजनेस करते हैं तो फिर आप ज़कात देंगे, लेकिन जैसे मैं और आप अगर पहन रहे हैं, डायमंड पहन रहे हैं, रूबी या जिरकॉन पहन रहे हैं, तो वो जो डायमंड रूबी वगैरह हम पहनते हैं उसके ऊपर हमारी ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो गोल्ड जिसके अंदर वो एम्बेडेड है उसके ऊपर ज़कात है। तो ये जो रिसीट्स हैं इसके ऊपर आपको डिटेल पता चल जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ज्वेलरी खरीदें तो देखें कि रिसीट पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो उसने सेपरेटली लिखा हुआ है कि जी गोल्ड इतना है, इसमें इतने ग्राम गोल्ड है और उसका ये रेट है, और जेम्स जो हैं वो इतने ग्राम्स हैं इसके अंदर, क्योंकि वो भी डिवाइड कर देते हैं कि टोटल वेट इतना है, उसमें गोल्ड इतना है, जेम्स इतना है, ठीक है, और पर्ल्स इतने लगे हुए हैं, तो वो वेट अलग अलग होगा, तो इसका मतलब है कि उसने गोल्ड का रेट आपको लगाया। लेकिन कुछ जो ज्वेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको सेल जब करते हैं तो वो आपको जेम्स भी गोल्ड के रेट पे लगा रहे होते हैं, और जब आप उनको बेचने जाएं तो फिर वो जेम्स निकाल के साइड पे कर देते हैं। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज हुआ है। जो दिनार है वो इटसेल्फ गोल्ड का होता है, तो उन्होंने दिनार जब पे किए हैं और उसके एक्सचेंज में उन्होंने जो नेकलेस लिया है, तो वो गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज में गड़बड़ ये हो गई कि दिनार की क्वांटिटी जो गोल्ड की थी वो कम थी, वर्सेस जो उनके पास हार आया क्योंकि वो मेयर्ड नहीं था, और उसके अंदर से जब उन्होंने जेम्स निकाल के उसको मेयर किया तो उनके पास गोल्ड ज्यादा आ गया। ठीक है। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी इस तरह हो तो कंटेंट्स को, यानी जो जेम्स हैं, पर्ल्स हैं, उनको निकाल के अलग करो, और फिर जो गोल्ड आएगा उसके वर्सेस तुम प्राइस पे करो, या अगर एक्सचेंज भी करना है तो फिर गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज होना चाहिए। और अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के केस में इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब आपका कैरेट फर्क होता है तो उसके साथ साथ आपका जो गोल्ड की डाइल्यूशन है, यानी जो उसकी प्योरिटी है, वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। सो ये हमारी सेकेंड लास्ट हदीस थी, और हम अपनी लास्ट हदीस जो है वो एक्चुअली हम मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, लेकिन ये हदीस जो है कि थोड़ी सी इसके अंदर आपको अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, इसलिए हम इसको आगे जब 708 पढ़ेंगे तो उसके साथ। अच्छा, हदीस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हजरत समूरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवान को हैवान के बदले में उधार फरोख्त करना ममनू करार दिया है। इसे पांचों ने रिवायत किया है, तिरमिजी और इब्ने जारद ने इसे सही करार दिया है। अब ये जो यहाँ पर सेल की बात हो रही है, यहाँ पर जानवर की बात हो रही है, यानी जैसे आपकी गाय बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है, इस तरह के जानवरों की बात हो रही है कि उनका एक्सचेंज में क्या सिस्टम होगा, यानी ये परमिसिबल है या नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको इस हदीस में नजर ये आ रहा है कि उन्होंने फॉरबेड कर दिया कि ऐसे, यानी अगर आप मुझे कहें कि मेरी गाय जो फला जगह मौजूद है वो या मेरी कोई गाय आनी है, उसको मैं आपके जो बकरा है वो फला उसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है ये जायज़ है या नहीं। इसके ऊपर एक और 708 नंबर हदीस आएगी जो कि इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर ये लग रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और उस हदीस 708 में आपको लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है। तो ये जो अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको मैंने आपको हमेशा बताया कि ये देखने में हमें कॉन्फ्लिक्ट लग रहा होता है लेकिन ओरिजिनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और इसको दोनों को हदीसों को जब आप कंबाइन करते हैं, तत्बीक कहलाता है ये, यानी उनको दोनों को कंबाइन करके आप किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते और दोनों को कंबाइन करके उसको बताते हैं कि इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या थी। तो वो जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 704 हम आज कर रहे हैं, तो 5 6 7 8 जब 8 पे पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा ये हदीस याद दिलाऊंगी, और फिर हम दोनों हदीसों को कंपेयर करके, छोटा सा एक फर्क है वैसे तो इस पे बहस काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन प्राइमरीली हम मेजर बस एक चीज को कवर करेंगे, और उससे मैं आपको फिर बता दूंगी कि 704 और 708 के अंदर कंबाइन कैसे की जाएगी बात। ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह कोशिश हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो एक क्लास में इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि 711 इसमें आई थिंक के टोटल आपके पास अहादीस हैं, और हम 704 तक तो, हाँ जी 711 है, और उसके बाद फिर हमारे दरख्त और उनके फलों की बै में रुखसत का बयान शुरू हो जाएगा। सो इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट वीक इसको हम ख़त्म कर लेंगे। सिंपल अहादीस थी, लेकिन इन अहादीस से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अपनी डेली रूटीन में। चावलों का एक्सचेंज या दालों का एक्सचेंज या गंदम का एक्सचेंज तो हमने करना नहीं होता नॉर्मल आम मेरे और आपकी जैसी खवतीन ने, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की रूलिंग आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये खरीदो फरोख्त खवातीन बहुत ज़्यादा करती हैं, और ये हमारी डेली लाइफ रूटीन के मैटर्स हैं। शादी ब्याह के मामलात में कहीं पर आपने चार पैसे जोड़े तो आपका दिल करता है कि मैं कोई जेवर बना लूं, तो इसको गोल्ड और सिल्वर को स्पेशली आपने ज़रूर याद रखना है, ताकि आप बाकी खवातीन के अंदर भी ये अवेयरनेस फैला सकें। स्पेशली पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि
मैंने कल भी बात की थी कि इंडिया में जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत टेम्पटिंग किस्म की डील्स लगाते हैं, जो कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इस तरह की डील्स नहीं लगती। जो इंस्टॉलमेंट्स पर या मुख्तलिफ किस्म की आप जो है वो गोल्ड ले जाएं फिर हमें पेमेंट करते रहें, या गोल्ड आप बाद में ले लीजिएगा हमें पहले पेमेंट करते रहें, इस किस्म की बहुत सारी डीलें लगती हैं। या पुराना सेट दे के नया सेट ले जाएं, इस तरह की। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, और ऑब्वियसली अगर आपके पास थोड़ा पैसों की शॉर्टेज होती है तो आपको ये शैतान भड़काता भी है कि चने बेटी की शादी है तो ऐसे कर लेते हैं, एक दफ़ा की बात है। लेकिन अब क्योंकि आपने जितनी सूद से रिलेटेड हदीस हैं वो पढ़ ली हैं, ऑल्दो की सारी हदीस नहीं है, बट अपने आप को अगर सिर्फ आप वो एक हदीस याद दिला देंगी ना, कि जो लोएस्ट लेवल है वो ऐसे है जैसे माँ से जिना किया जाए या माँ से हम बिस्तरी की जाए, वो अगर आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे तो आप इंशाल्लाह सूद से बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, आप समझें कि गुनाह कबीरा तो है ही है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, और इस जंग में इंसान कभी जीत नहीं सकता। क्रिएटर के अगेंस्ट आप जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है ना। सो आई होप कि ये आज वाली क्लास छोटी सी थी, सिंपल थी, आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।